गए। आज शुरू करेंगे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस, ठीक है, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो आज मैंने थोड़ी सी कोशिश करी है कि मैं स्लाइड वाइड बनाऊं ताकि थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रहे और थोड़ा फील ज्यादा है कि कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। टाइट्रेशन करके देखिए कभी स्कूल में, क्या करते हो टाइट्रेशन में? एक टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं, एक ब्यूरेट में लेते हैं, एक टाइट्रेशन फ्लास्क में लेते हैं, फिर धीरे धीरे स्टॉपर ताकि ड्रॉप आइस हो बस उठा के रखें। ठीक है, पिंक करना होता है। अगर पिंक ना हुआ फिर कलरलेस टू पिंक जो है ये इंडिकेशन है। वो कौन सी टाइट्रेशन है जिसमें कलरलेस टू पिंक करते हो? KMNO4 ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH की होती है। KMNO4 तो सेल्फ इंडिकेटर है। जो तुमने कलरलेस टू पिंक किया था, किसी को याद है स्कूल में वो कौन सा इंडिकेटर था? फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो है, स्कूल कौन कौन जाता है? वहां एक्सपेरिमेंट नहीं करवाते क्या? करवाते हैं ना। फिनोफ्थलीन जो है वो इंडिकेटर है और बेसिक मीडियम में पिंक कलर देता है, एसिडिक मीडियम में कैसा कलर देता है? कलरलेस। तो मान लो मेरे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में HCl पड़ा हुआ है, एसिड है, 2-3 बूंदे डाल दी उसमें फिनोफ्थलीन की, लेकिन मैंने बताया कि एसिडिक मीडियम में फिनोफ्थलीन कैसा है? कलरलेस। ऊपर ब्यूरेट में क्या चलाएंगे? NaOH चला दिया, NaOH खोल दिया ड्रॉप वाइज। थोड़ी देर बाद क्या होगा? NaOH और HCl क्या कर देंगे? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा। जैसे ही NaCl बना, उसकी अगली बूंद जैसे ही गिरेगी NaOH की, तो अब मीडियम कैसा हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का? बेसिक। और बेसिक में फिनोफ्थलीन कौन सा कलर देता है? पिंक कलर। तो वहां से हमें पता लगता है कि एंड पॉइंट आ गया है, ठीक है। वो ऐसी जो टाइट्रेशन होती है जिसमें हम दोनों को मिक्स करते हैं और कोई इंडिकेटर यूज करते हैं, उनको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। कैसी? वॉल्यूमेट्रिक। अब यहाँ पे हम कौन सी टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। यहाँ पे एंड पॉइंट देखने का तरीका कुछ और है। आज समझते हैं कि इसको कैसे पढ़ते हैं। चलो, अब ये ऐसा टॉपिक है, समझ आ जाए तो बढ़िया है, ना आए तो पूरा साल ही समझ में नहीं आता। तो कोशिश करना थोड़ा सा दिमाग खोल के चलो। वैसे तो जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा आ ही जाएगा समझ में। कुछ बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए, जैसे जो पहली बात तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये है कि मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं बात कर रहा हूं H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की, ये प्री रिक्विजिट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या है ना, बाकी सब आयन से ज्यादा है और काफी ज्यादा है। यहां पे लिख लो, पहली बात जो तुम्हें पता होनी चाहिए, अदर आयन से किसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा है? H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की। और इनमें से भी, मतलब अगर और डिटेल में जाऊंगा तो H पॉजिटिव की मैक्सिमम होती है। H पॉजिटिव की कैसी है? मैक्सिमम। अब ऐसा होने का रीजन क्या है? स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन लिख लो, क्या है? स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। वैसे ये चीज रटवा दी जाती है, इवन सारे के सारे 10 ग्राफ पढ़ाऊंगा, 10 ग्राफ का रट्टा लगवा देते हैं, लेकिन रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक साल बाद तो भूल ही जाएंगे। समझ के करोगे तो नहीं भूलेंगे। अब स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर को कैसे समझेंगे? जैसे 2 इलेक्ट्रोड बनाओ, यहां पे मान लो तुम्हारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल, यहां पे कौन सा टर्मिनल है? नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव रख दिया तो ये कौन सी टर्मिनल की तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमें पता है H पॉजिटिव किस तरफ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन इसकी मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा क्यों है? बीच में ये क्या करेगा? पानी के साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता करता जाएगा। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा तो इसकी आयनिक वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी, खींचता जाएगा पानी इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से।
और ये डायरेक्ट किस पे जाएगा, नेगेटिव पर। सिमिलरली OH नेगेटिव किस टर्मिनल की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। वो भी यही काम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता करता किसके पास चला जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से। तो एक बात याद रखना कि इन दोनों की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ज्यादा है किसी भी दूसरे आयन से। हाँ, ऑक्सीजन खींचेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और H पॉजिटिव जा भी किस तरफ रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो वो खींचता चला जाएगा, खींचता चला जाएगा, तो और हेल्प मिलेगी H पॉजिटिव को कौन से टर्मिनल की तरफ जाने में, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने में। अब और दूसरा पॉइंट जो याद रखना है, ये जो डायग्राम है तुमसे कोई भी नहीं पूछेगा, ये रीजन समझाने के लिए तुम्हें बना के दिखाया, ठीक है। दूसरा पॉइंट तुम्हें जो पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार लगा रहा हूं उन पॉइंट्स पे। अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो ये इनकी जो कंडक्टिविटी है, और अगर मैं इसकी कंपेयर कर दूं सॉल्ट के साथ, और उसके बाद अगर मैं कंपेयर करूं वीक एसिड और वीक बेस के साथ, तो बड़ा सिंपल है ये समझना कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की क्या होगी, सबसे ज्यादा, उसके बाद सॉल्ट की, और उसके बाद किसकी आएगी, वीक एसिड और वीक बेस की। ऐसा क्यों होगा, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आयन्स हो सकते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। बेस में कौन सा होगा, OH नेगेटिव। तो हमें पता है जब मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव की और OH नेगेटिव की ज्यादा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी। उसके बाद सॉल्ट का केस, सॉल्ट का केस क्यों, क्योंकि इसका अल्फा क्या होगा, ऑलमोस्ट 100%। सॉल्ट का अल्फा कितना होता है, 100%। सॉल्ट तो पूरे डिसोसिएट होते हैं, जैसे NaCl ले लूं तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। उसके बाद वीक एसिड और वीक बेस का सबसे कम मोलर कंडक्टिविटी क्यों है, क्योंकि अल्फा ही बड़ा कम है, आयन नहीं मिल रहे, मतलब पूरा का पूरा 100% डिसोसिएट ही नहीं कर रहा, तो फिर कहां से ही ये मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा शो करेगा। तो इसका लिख देते हैं अल्फा वेरी लेस। तो इसका रीजन समझ में आ गया, इसका लिख सकते हो अल्फा क्या है, अल्फा तो 100% है ही है, और साथ ही साथ H पॉजिटिव और OH नेगेटिव भी मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है, चलो चलो आगे। अब शुरू करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस। पहला केस जो है, अच्छा टाइट्रेशन करने का तरीका तो वही है कि एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में चीज होगी, ऊपर से ब्यूरेट खोलूंगा, कुछ ना कुछ उसमें डलता जा रहा है एसिड और बेस। बाद में एक टाइम आएगा जब वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। बस अब की बार हमें क्या यूज नहीं करना, इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं करना, हमें क्या करना है, कंडक्टेंस नापनी है हर पॉइंट पे, ठीक है। कभी करके देखना, तुम्हारे स्कूल में है क्या कंडक्टोमीटर, किसी के स्कूल में हो, करते क्या है ना कि ड्रॉप वाइज डालते हैं, और कंडक्टोमीटर एक वैल्यू शो करता रहता है। तो वैल्यू पहले गिरती जाएगी गिरती जाएगी गिरती जाएगी, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे गिरती जा रही है गिरती जाने तक, और उसके बाद से जहां पे वो बढ़ेगी एक पॉइंट आता है किंक, उसको क्या बोलते हैं, किंक तो समझते हो ना। किंक पे क्या होता है, एंड पॉइंट। मैं करवा के दिखाता हूं कैसे होगा। तो पहला केस लिखो, स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। भाई ये जेई का बहुत इंपॉर्टेंट केस है, डायरेक्ट आएगा, ड्रॉप वाइज बूंद बूंद, ठीक है। ड्रॉप क्या है यार, कोई बात नहीं, ये बूंद दिख रही है, ये कितनी बूंदें गिर रही है इसके अंदर, 2 है ना, इसको बोलते हैं ड्रॉप वाइज। तो पहला केस है, इसमें ले लिया NaOH ब्यूरेट में। हालांकि ब्यूरेट ऐसी नहीं होती, तुम्हारे स्कूल में लंबी होगी थोड़ी सी, है ना, हाँ लंबी पतली सी ट्यूब होती है, मोटी भी आती है, ऐसे तुम्हारे स्कूल में पतली बड़ी होगी, वो एक अलग चीज है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में तुम ले लोगे यहाँ पे क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो यहाँ पे ले लिया तुमने HCl, तुम्हें डायरेक्ट केस आएगा एग्जाम में कि इसका कर्व कौन सा होगा। हाँ बनाना है, स्कैम नहीं है। देखो पहले मैं ऐसे ही सोच रहा था कि अपने नोट्स में जैसे बना रखा है, क्या करो ऐसे बना लो। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, इसके ऊपर ऐसे करके हाँ ब्यूरेट बना लो, बस यहाँ पे बूंद बना देना, हो गया काम खत्म। समझ तो आ ही जाएगा।
इसको चाहो तो क्लैंप के साथ जोड़ सकते हो, जैसे स्कूल में जुड़वाते होंगे। नीचे एक फट्टी लगानी है तो फट्टी भी लगा दो। बन तो गया। अरे तुम स्केल निकाल रहे हो क्या? तुम्हें कैसे अटेम्प्ट करना है, 10 का रट्टा नहीं लगेगा, 10 ग्राफ नहीं रटे जाएंगे, ठीक है? तो इसकी टेक्निक क्या है समझो। जो भी ऊपर डाल रहे हो, पहले तो एक ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा। हमेशा वाई एक्सिस पे क्या नोट करेंगे? कंडक्टेंस। तो यहां पे लिख सकते हो, यहां पे क्या नोट होगा? कंडक्टेंस। और एक्स एक्सिस पे क्या होगा? जो भी तुम ब्यूरेट में रख रहे हो। ऐसे ही करते थे ना स्कूल में, तुम लिखते थे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, कुछ याद भी है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, जैसे ऊपर मीटर लगा होता है 0 1 2 3 4 20 21। मेरे ख्याल से स्कूल में मेरे को जहां तक वैल्यू याद है 21 22 पे आती है इसकी वैल्यू, जो ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस NaOH का। हाँ 20 के आसपास की होती है। तो जो तुम ऊपर से टूटी खोल रहे हो, ठीक है, उससे बूंद गिर रही है, तो जितना वॉल्यूम यूज होगा उसको लिखा जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तो ये ग्राफ किस किस के बीच में होता है? वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड और कंडक्टेंस के बीच में। ठीक है, बना लो, पहले बना लो, तुम्हें तो टाइम लगेगा ना ये सब करने में। पूरा सॉल्यूशंस नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा पूरा। करते कैसे हैं इसको? जो भी तुम डाल रहे हो NaOH जिसमें डाल रहे हो प्लस HCl, उसकी रिएक्शन लिख दो, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। पानी की कंडक्टिविटी तो बहुत कम होती है, तो पानी का कंडक्टिविटी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। HCl के पास कौन से आयंस होंगे? H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव की मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो पहले मान लो जब तुम्हारे पास पूरा का पूरा HCl पड़ा हुआ है, तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? बहुत ज्यादा। फिर धीरे धीरे मैं इसमें क्या डालना शुरू कर रहा हूं? NaOH। अब NaOH HCl को किस में कन्वर्ट करवा रहा है? NaCl में। और सॉल्ट की कंडक्टिविटी H पॉजिटिव के कंपैरिजन में कैसी है? कम। तो पहले क्या होगा? HCl कन्वर्ट होता जा रहा है किसमें? NaCl में। यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? बहुत बढ़िया। तो यहां से ग्राफ चलेगा ऐसे, चलता गया और ये यहां पहुंच गया। समझ में आई बात? अब इस पॉइंट पे क्या है? पूरा का पूरा HCl किस में कन्वर्ट हो चुका है? NaCl में। अब HCl हो गया खत्म, पूरा का पूरा क्या बन चुका है? NaCl। अब NaCl के बाद अगली बूंद फिर किसकी पड़ेगी? NaOH की। NaCl है सॉल्ट और NaOH है स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट में फिर किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है? स्ट्रॉन्ग बेस की, क्योंकि उसमें कौन से आयंस है? OH नेगेटिव। तो यानी कि अब कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ना शुरू करेगी। तो यहां से फिर क्या कर सकते हो? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो पहला कर्व आ गया समझ में? कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया? एक और डिटेल है इसकी, हालांकि वो कभी पूछी नहीं गई, ना कोई पूछता है, मैं फिर भी एक बात पूछता हूं तुमसे। जैसे एक कर्व मैंने ये बना दिया, पहले तो एक ग्राफ बना लो, ये तुम्हारे सिलेबस का है, जेई एडवांस तक यही है, ठीक है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का पहला कर्व ये है। और ये HCl का कांटा हटा देना, मतलब मैंने तुम्हें ये समझाया कि एक टाइम के बाद HCl पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NaCl में। NaCl के बाद जब अगली बूंद पड़ेगी तो वो किसकी होगी? NaOH की। तो ये जो पहली लाइन है ये कब बन रही थी? जब HCl कम होता जा रहा था और NaCl बन गया था, है ना? उसके बाद ये उठना क्यों शुरू हुआ कर्व? NaOH की वजह से। तो NaOH जब बढ़ता चला गया
तो फिर ये कर्व भी क्या है, उठता चला गया। और एंड पॉइंट होता क्या है, जब हमारा न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाए, यानी कि ये जो वॉल्यूम होगा, ये कौन सा पॉइंट होगा, एंड पॉइंट। समझ गए ना, ये कौन सा पॉइंट है, एंड पॉइंट। अच्छे से आ गया कर्व समझ में। अच्छा एक बात बताओ, जिस तेजी से ही गिरेगा उसी तेजी से खड़ा भी होना चाहिए? नहीं, क्योंकि OH की कम होती है। ये डिटेल है जो बुक्स में नहीं लिखी हुई। मान लो तुम्हें ऐसे दे दे कभी जेईई एडवांस में कि ये एक तो ऐसे हुआ और एक ये नीचे स्लोप में ऊपर गया, कौन सा सही है, नीचे वाला, ठीक है। ये समझ में नहीं आएगा एक साल बाद, तुम्हें ये तो याद रहेगा कि डायग्राम तो सर ने ऐसा ही बनवाया था, वो मेरे को याद भी है, लेकिन ये डिटेल क्या थी कि ऊपर वाला सही होगा या नीचे वाला, नीचे वाला, क्योंकि OH नेगेटिव की मोलर कंडक्टिविटी H पॉजिटिव के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो जिस स्पीड से गिरेगा उस स्पीड से उठेगा नहीं, उससे थोड़ा कम रेट से ग्रो करेगा। एक तो ये कर्व हो गया, फिर इस कर्व का रट्टा भी लगवाया जाता है कि ऐसे कर दो। अब इसको उल्टा करके देखते हैं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस सही से हो। आधो के तो नोट्स में मिलेगा भी नहीं है, कंडक्टोमेट्रिक करवाते ही नहीं है। चले आगे, लिख दिया सबने? अच्छा पहले ऊपर क्या लिया था, NaOH। अब की बार क्या करूं, ऊपर ले लो HCl, नीचे ले लो NaOH है? तुम बना लो बना लो। अरे अब की बार ये फिर डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, सीधी रिएक्शन लिखो ना। तुम ऐसे लिख दो, डायग्राम क्या बनाना है, ब्यूरेट इज इक्वल टू HCl, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क इज इक्वल टू NaOH। तब समझ में नहीं आएगा क्या कि इसमें क्या लिया है। अगर मैं बच्चा हूं तो मैं क्या लिखूंगा, ब्यूरेट में HCl लिया, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में NaOH। मेरे को तो इतना ही समझ आ जाएगा, बाकी तुम्हें डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लो। रिएक्शन लिखवाना इसकी, HCl प्लस NaOH गिव्स, सेम ही है, NaCl प्लस H2O। अच्छा जब पूरा का पूरा NaOH पड़ा हुआ था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तब कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, लिख देता हूं यहां पे, कंडक्टेंस है, पूरा ही लिख देता हूं कंडक्टेंस। अब की बार एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ, परफेक्ट, वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड। फर्क समझ में आ गया ना? हाँ, तो अब अगर मैं बात करूं जब प्योर NaOH पड़ा हुआ था वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, तब कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, अच्छी खासी होगी, क्योंकि OH नेगेटिव की कंडक्टेंस अच्छी खासी होगी। लेकिन धीरे धीरे HCl क्या करेगा, NaOH को किस में कन्वर्ट कर देगा, NaCl में, यानी कि ये सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग बेस को। तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लवन्य आ गया समझ? तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। अब सारा का सारा NaOH जो है वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, NaCl में। अब उसकी अगली बूंद कौन सी डलेगी, HCl की। तो HCl की कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज्यादा, और OH नेगेटिव के कंपैरिजन में ज्यादा होगी या कम? बहुत बढ़िया, तो काफी शार्पली राइज करेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, एंड पॉइंट। समझ में तो आ रही होंगी बातें? चलो तो तुम्हें वो वाला तरीका बढ़िया लगता है कि मैं आगे से स्लाइडें बना के लाया करूं, खाली खाली थोड़ी, हाँ? हाँ तो मेरे को वो पसंद नहीं है कि मैं सब कुछ लिख के ले आया और यहाँ पे बैठ के एक्सप्लेन कर दिया, उसमें क्या फायदा है। खाली स्लाइड होनी चाहिए, मतलब उसमें कुछ
होना भी चाहिए। अब इसमें मैं कुछ घर से लिख के थोड़ी लाया होंगी, तो मैं रीड करवा दिया। अगला है, इसमें अगर क्वेश्चन लिखे होंगे ना तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। मतलब पहले मैं लिखता हूँ फिर तुम लिखते हो, इससे बढ़िया क्वेश्चन लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, मैं बोलूंगा कुछ और, तुम्हें सुनेगा कुछ और। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम कुछ और सोच रहे हो, तो तुम्हें वो नहीं सुनेगा जो मैं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? लिखे हुए में तो ये है कि प्रमाण रहता है, जो मैंने लिखा था तुमने वही देखा। अब अगला केस जो है ये क्या है, CH3COOH और NaOH का। हाँ, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का हो गया। अब मेरे को ये चीजें रटवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम कंसेप्ट को समझ चुके हो। ग्राफ तो फिर वही बनेगा, किस किस के बीच में, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ, करेक्ट। शुरू करते हैं, पहले इसकी रिएक्शन लिखो। CH3COOH plus NaOH gives CH3CONA plus, वाटर का तो कोई रोल है नहीं, जिसको छोड़ो परे, ये लिख दिया। अब कोई इसका ग्राफ बता सकता है कि कैसा होगा? पहले जब इंक्रीज होगा पहले, शाबाश, हाँ इंक्रीज होगा। आजा, देखा ये केस जो है। अब अगर मैं रटवा देता ना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे बुक्स में लिखा हुआ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ ऐसा आता है, रट लो। अभी इसको उल्टा करूंगा ना जब नेक्स्ट केस में, तब चीजें बदल जाएंगी। तो इस अभी जो है अभी बढ़ेगा, अभी घटेगा। ये बात तो सही सोच रहे हैं। बढ़ेगा घटेगा, पहले ग्राफ घटेगा। लवन्या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज। भाई NaOH पड़ा हुआ है ऑलरेडी, और NaOH की मोलर कंडक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। और NaOH को CH3COOH किस में कन्वर्ट करता जा रहा है, सॉल्ट में। तो यानी कि पहले क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब पूरा का पूरा NaOH किस में कन्वर्ट हो चुका है, CH3COONA में। अब अगली बूंद जो गिरेगी CH3COOH की, यानी कि वीक की। अब क्या होना, बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। अब जो ग्राफ है ना वो स्लांट में बढ़ेगा ही नहीं। मैं बताता हूं कैसे। अब CH3CONA तो बन गया है, NaOH पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब अगली बूंद जब पड़ी तो फिर कौन आया, CH3COOH। अब तुम देख रहे हो इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट। इसमें कॉमन आयन बन गया, कौन सा, CH3CONA तो बन गया था पूरा फ्लास्क में। अगली बूंद डली, कौन डल गया, CH3COOH। अब इसमें एक कॉमन आयन है CH3COO नेगेटिव। वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर गिरता है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी कम है, और जैसे ही उसमें एक सॉल्ट डाल देते हैं हैविंग अ कॉमन आयन, तो अल्फा जो है, हाँ, तो डिसोसिएशन जो है वीक एसिड का बढ़ जाता है, घट जाता है, क्या होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम याद है किसी को, थोड़ा बहुत घट जाता है ना। क्योंकि जब तुम्हारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू करेगी, देखो मैं और डिटेल में बताता हूं। CH3COOH कैसे टूटता है, वीक एसिड है तो ये कैसे बनेगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ऐसा ही होता था। ऊपर से क्या मिक्स हो रखा है इसमें, CH3COONA, जो कि एक सॉल्ट है, और सॉल्ट सारे ही कैसे हैं, 100% डिसोसिएशन वाले। तो ये पूरा जाएगा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। ये H प्लस दे तो रहा था पहले, ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे जैसे ही ये डिसोसिएट करेगा CH3CO नेगेटिव में, तो इसको क्या दिखेगा कि भाई प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ चुकी है, क्योंकि एक कॉमन आयन आ चुका है इसमें ऑलरेडी।
तो जो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी अब वो किस तरफ जाना शुरू करेगा, बैकवर्ड, यानी कि डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, जो पहले ही कम था और कम हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा आएगा, हॉरिजॉन्टल। अब कुछ भी कंडक्टेंस में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जब कुछ टूट ही नहीं रहा तो फिर कंडक्ट कौन करेगा, समझ रहे हो? कंडक्ट कौन करता है? आयनिक कंडक्टिविटी पढ़ रहे थे ना हम, जब आयंस ही नहीं बन रहे तो फिर कंडक्ट कौन करेगा? तो फिर यहां से ग्राफ कैसा आ जाएगा, सीधा। समझ में आ गई बात? और इसका एंड पॉइंट क्या है, इंफिनिटी। क्या बात कर रहा है? भाई ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए, और देखना 2-3 महीने बाद कुछ भी नहीं आएगा इसमें से याद। ऑर्गेनिक तो आसान है, 200-300 थोड़ी है, कम से कम 1000 रिएक्शन होगी। 200-300 300 तो क्वेश्चन MS चौहान में होंगी एक चैप्टर में। हो गया ये, रटनी नहीं है, रटना तो कुछ भी नहीं है, लॉजिक है पूरी ऑर्गेनिक में। केमिस्ट्री का मैथ है ऑर्गेनिक। अब उल्टा कर देते हैं, अब ऊपर कौन डाल देते हैं, NaOH, नीचे कौन होगा? ये ग्राफ तो और इंटरेस्टिंग है, CH3COH। तो वही इधर ले लेते हैं कंडक्टेंस, यहां पे लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ, यस, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तो रिएक्शन दिखवाएगा कोई इसकी? सेम ही रिएक्शन। NaOH सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है? क्योंकि जब तुम इसमें लिखते हो तो मेरा रूल है हमेशा, जो मैं डालता हूं वो मैं हमेशा पहले लिखता हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, NaOH प्लस, तुम्हें लग रहा होगा ये तो बेवकूफी है, कोई भी आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें याद नहीं रहेगी चीजें, तो जो डाल रहे हो वो लिखो। यहां से क्या बनेगा, CH3COONA, यही बनेगा। अब ध्यान से समझो, जब CH3COS था तो इसकी कंडक्टिविटी किसकी वजह से आ रही थी, H+ की वजह से। कुछ तो डिसोसिएट कर ही रहा था ना, अभी तो कॉमन आयन इफेक्ट नहीं ना लगा, क्योंकि सारा का सारा यही पड़ा हुआ है। जैसे ही तुमने NaOH की पहली बूंद डाली होगी तो वहां पे OH नेगेटिव ने H पॉजिटिव को क्या किया होगा, न्यूट्रलाइज किया होगा। तो थोड़ी सी देर के लिए क्या होता है, हल्की सी कंडक्टिविटी गिरती है। अब किसी बुक में तो ये पॉइंट बना ही नहीं रखा, ठीक है, लेकिन जो बेहतरीन बुक होगी जैसे पीटर एटकिंस, वो ये भी शो करेगी, हल्की सी कंडक्टिविटी क्या करेगी, गिरेगी। अच्छा, CH3COH क्या था, वीक एसिड। उसके बाद जो NaOH डलेगा वो वीक एसिड को किस में कन्वर्ट कर रहा है, सॉल्ट में। और सॉल्ट की कंडक्टिविटी वीक एसिड के कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये बढ़ जाएगा, यहां से ऐसे बढ़ गया। तो छोटा सा किंक दिखाना चाहो तो दिखाओ, ये काफी मतलब डिटेल है। अब बढ़ गई, अब पूरा का पूरा CH3COH किस में कन्वर्ट हो चुका है, CH3CONA में। अगली बूंद जब डलेगी तो वो किसकी होगी, NaOH की। और NaOH की आयनिक कंडक्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो अब की बार क्या होगा, बढ़ेगा, और कहां पहुंच जाएगा, ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है इसका एंड पॉइंट। मैंने रट्टा क्यों नहीं लगवाया इन ग्राफ्स का कि स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस का ऐसे होता है। फर्क पड़ता है तुम किसको डाल रहे हो और किस में डाल रहे हो, उस चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये जो पहले चढ़ा ग्राफ, ये किसकी वजह से चढ़ा, किसको बनने की वजह से, CH3COONA बनने की वजह से। उसके बाद एक एंड पॉइंट आया जब पूरा का पूरा सॉल्ट बन गया, उसकी अगली बूंद किसकी डल रही है, NaOH की। तो जो चढ़ जाएगी किसकी वजह से बनेगा, NaOH की वजह से। ग्राफ क्लियर है, कोई रट्टा मारने की जरूरत तो नहीं है ना। चलो
युवराज नहीं आया, जिसकी रात नींद आ रही है फिर। ऑर्गेनिक में तो बिल्कुल छुट्टी मत मारना प्लीज। अगर ऑर्गेनिक की छुट्टी लगी तो कैसे पूरी छुट्टी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। एक एक रिएक्शन समझ में नहीं आएगी ना जब है। मार लो लेकिन पिछला देख लेना मतलब, क्योंकि जब ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएगा ना तो वो कंबाइंड क्वेश्चन होगा, ए से बी बना, बी से सी बना। अब ए से बी वाली क्लास में तो छुट्टी मार रखी थी, जब बी बना ही नहीं तो फिर बी से सी कैसे बनेगा। पहले जब बी नहीं बनेगा तो सी भी नहीं बनेगा, फिर जितना मर्जी रिएक्शन आती हो कुछ होगा ही नहीं। अगला मैं कह रहा हूं अब HCl को ले लो ब्यूरेट में और NH4OH को ले लो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो फिर से कर्व किसका बनेगा, कंडक्टेंस यहां पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट HCl यूज्ड। रिएक्शन लिखवाएगा कोई, HCl plus NH4OH gives NH4Cl प्लस वाटर, लेकिन वाटर का हमें कोई खास यूज नहीं। शुरू करते हैं। वीक होता है ना NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। अब सुनो मेरी बात, जब पूरा का पूरा अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा हुआ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में तो कंडक्टिविटी किसकी वजह से है, OH नेगेटिव आयंस की वजह से। जब पहली बूंद ही डली होगी H पॉजिटिव की तो इसने OH नेगेटिव को क्या कर दिया होगा, न्यूट्रलाइज। तो यानी कि थोड़ा सा तो क्या करेगा, गिर जाएगा, थोड़ा सा गिर गया। अब उसके बाद ये वीक बेस जो था ये किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, NH4Cl में। और NH4Cl क्या है, एक सॉल्ट। सॉल्ट की कंडक्टिविटी जो है वो वीक एसिड से क्या है, ज्यादा है, वीक बेस से क्या है, ज्यादा है, तो बढ़ जाएगी। तो ये यहां से बढ़ गया। अब पूरा का पूरा क्या बन चुका है, NH4Cl। अब अगली बूंद किसकी डलेगी, HCl की, प्योर H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव की कंडक्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा, सीधी बढ़ेगी यहां से। तो ये इसका क्या है, एंड पॉइंट। तो ये जो ये वाली लाइन बनी ये किसकी वजह से बनी, NH4Cl बनने की वजह से। और उससे अगली लाइन किसकी वजह से बनी, HCl डलने की वजह से। बात क्लियर है। तो कितने ग्राफ पढ़ लिए हमने, 5, 11 पढ़ने हैं, नहीं 10 पढ़ने हैं, 10 कर दिया क्या शुरू, ये लिख लिया। अगला वही है, इसका उल्टा कर दो। अब NH4OH ऊपर ले लो और HCl नीचे। तो ग्राफ तो वही बनेगा, किस किस के बीच में, कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NH4OH यूज्ड। अब खुद ग्राफ बनाना अपनी नोटबुक में, तुम अपनी समझ के हिसाब से, फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। अब तो इतना पढ़ा दिया। अगर ये 10 ग्राफ खत्म हो गए तो मैं यही छोड़ दूंगा, फिर नया टॉपिक कोई सेंस नहीं।
पहले तो NH4 हुए थे उसमें देखो बोर्ड पे ये वही तो केस है। पहले NH4OH डाल रहा हूं, किसमें डाल रहा हूं? HCl में, और क्या बना रहा हूं? NH4Cl। पहले तो पूरा HCl पड़ा हुआ है, ठीक है। HCl में जैसे ही NH4OH डलना शुरू हुआ तो ये क्या करेगा? पहले तो HCl की बहुत ज्यादा थी, फिर उसमें बेस डालते जा रहे हो तो घटता चला जाएगा, तो घटता चला गया। एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे क्या बन गया? पूरा का पूरा सॉल्ट NH4Cl। अब अगली बूंद से क्या होगा? ये HCl तो खत्म हो गया, अगली बूंद से क्या डलना शुरू होगा? NH4OH। फिर यहां पे कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? कॉमन आयन इफेक्ट लग सकता है ना। यहां पे कॉमन आयन कौन है अब की बार? NH4 पॉजिटिव, तो अब की बार ये कॉमन आयन है। तो अब NH4OH जो है, जो पहले कम डिसोसिएट होता था, अब तो बिल्कुल ही डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहां से कर्व कैसा हो जाएगा? फ्लैट। तो ये क्या हो जाएगा इसका एंड पॉइंट। क्लियर है? चलो आगे। अब रह गया CH3COOH और NH4OH, ठीक है। तो यहां पे वही ग्राफ बनेगा किसका? कंडक्टेंस का, कंडक्टेंस वर्सेस किसका? वॉल्यूम ऑफ CH3COH यूज्ड। रिएक्शन लिखवाओगे इसकी? CH3COH plus NH4OH gives हाँ CH3COONH4, इसको बोलते हैं अमोनियम एसिटेट। अमोनियम एसिटेट। तो होगा क्या? पहले तो कंडक्टेंस किसकी वजह से थी? जब पूरा का पूरा फ्लास्क पड़ा हुआ था, NH4OH OH नेगेटिव की वजह से। जैसे ही उसमें CH3COH डालूंगा तो OH नेगेटिव को कौन न्यूट्रलाइज कर देगा? तो हल्की सी गिर जाएगी, गिरा दी। अब NH4OH जो कि एक वीक बेस था, किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? एक सॉल्ट में। सॉल्ट की कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, तो बढ़ेगा कर्व। तो कर्व जो है यहां से बढ़ना शुरू हुआ। अब यहां पे क्या हो गया? CH3CONH4 पूरा का पूरा बन गया। अब पूरा का पूरा NH4OH खत्म हो गया। अब अगली बूंद जो डलेगी वो किसकी डलेगी? CH3COOH की। यानी कि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग गया? कॉमन आयन इफेक्ट। और कॉमन आयन है कौन? CH3COO नेगेटिव। तो अब कर्व कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। तो ये इसका कर्व ऐसा बनेगा।
आ गया समझ में? तो कुछ भी रट्टा नहीं मारना। इसका कुछ नाम नहीं है, ये बस थोड़ी देर के लिए गिरता है। हाँ एग्जिस्ट करता है। तुम्हारी बुक्स में तो है भी नहीं है, पर मैं क्या एकदम एग्जैक्टली लिखवाता हूँ। कितने कर्व हो गए? इसका रिवर्स तो सेम ही होगा, कोई फायदा नहीं है। अब 8वां लिखो। अब NaOH डाल दिया HCl प्लस CH3COH के कॉम्बिनेशन में। पहले क्या पड़ा हुआ था मेरे पास? HCl और CH3COH का मिक्सचर, उसमें क्या डाल दिया? NaOH। ग्राफ बनेगा कंडक्टेंस के बीच में और वॉल्यूम ऑफ NaOH के बीच में, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड। तब कोई बताएगा इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसको रिएक्शन तो लिखवाई दो पहले। NaOH डाल रहे हैं किसमें? HCl और CH3COH के साथ, है ना? तो यहां से क्या क्या बनेगा? NaCl बनेगा और CH3COO Na बनेगा। हाँ जी, 2NaOH। स्टोइकियोमेट्रिक बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, समझना है, ठीक है? चलो इसको समझाना शुरू करूं। पहले तुम्हारे पास वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में कौन पड़ा हुआ था? HCl और CH3COH। ये भी एसिड है और CH3COH भी एसिड है, पर चलेगी किसकी? HCl की। स्ट्रॉन्ग तो HCl ही है ना, इसकी क्या औकात है इसके आगे? अब जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से होगी? HCl की वजह से। और HCl की कंडक्टिविटी क्या होती है? काफी ज्यादा हाई। अब उस HCl को NaOH किस में कन्वर्ट करता जा रहा है? NaCl में। यही हो रहा है सबसे पहले तो। इन दोनों में से चल HCl की रही है, HCl की कंडक्टिविटी है काफी ज्यादा, और ये NaOH HCl को किस में कन्वर्ट कर रहा है? NaCl में, सॉल्ट में। यानी कि पहले कंडक्टिविटी क्या करती रहेगी? गिरती रहेगी। गिर गई, जैसे मार्क्स गिरेंगे संडे को। अब पूरा का पूरा HCl खत्म, ठीक है? वो देखते हैं, इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में मुझे मत डाला पहले तो। NaCl बन गया पूरा का पूरा। अब कौन बच गया? CH3COH, जो कि ये क्या है? वीक एसिड। अब फिर NaOH की बूंदें डलती जा रही हैं और एक वीक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? सॉल्ट में। यानी कि अब CH3COH किस में कन्वर्ट हो रहा है? CH3CONA, यानी कि सॉल्ट में। वीक एसिड और सॉल्ट में किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है? सॉल्ट की। तो मैं बढ़ा देता हूं, बढ़ा दी। अब पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो चुका है? CH3CONA में। अगली बूंद जो डलेगी NaOH की, और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस की कैसी है? हाँ, तो बढ़ जाएगी। तो ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा। तो ये ग्राफ देख के कहीं चौक मत जाना कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं है। तो सिंपल है स्टडी करना। दोबारा एक्सप्लेन करूं? मैं शुरू से ही पूरा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ, इसके 2 एंड पॉइंट है। मिक्सचर है ना 2 का। दोबारा से सुनो। पहले मिक्सचर में कौन पड़ा था? HCl पड़ा था और CH3COH पड़ा हुआ था। HCl और CH3COH में HCl की चलती थी। HCl की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती थी। उसमें NaOH जब डालूंगा तो क्या बनता जाएगा? NaCl। यानी कि HCl जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड था वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एक सॉल्ट में। और सॉल्ट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कम है, तो ये गिरता चला गया। पूरा का पूरा NaCl बन गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद अगला जो बचा रह गया वो कौन था? CH3COH।
वो था एक वीक एसिड, उसमें फिर से NaOH डाल रहा हूं तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? CH3COO Na में। यानी कि एक वीक एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सॉल्ट में। वीक एसिड और सॉल्ट के कंपैरिजन में सॉल्ट की जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। तो सॉल्ट की वजह से, बनने की वजह से वो क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा, बढ़ गया। अब पूरा का पूरा सॉल्ट बन चुका है CH3COO Na। उसके बाद जो अगली बूंद डलेगी वो किसकी होगी? प्योर NaOH की। और NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से जो मोलर कंडक्टेंस होगी वो कैसी होगी? काफी ज्यादा। तो फिर से बढ़ेगा। समझ गए? तो ये पहला कर्व किसकी वजह से बना? NaCl बनने की वजह से। दूसरा कर्व किसकी वजह से बना? CH3COO बनने की वजह से। और तीसरा कर्व किसकी वजह से था? NaOH डालने की वजह से। ऑल क्लियर? चलो लिख दिया? लिख ले। कितने बना लिए हमने? 8। चलो अब एसिड बेस का काम खत्म। अब डालते हैं AgNO3 और किसमें डाल दिया? KCl में। इसके लिए कुछ बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, वो बातें साइड में जाके लिखते हैं। AgNO3 क्या है? सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। KCl भी क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे NaCl स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन AgCl की अगर बात करूं, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। AgCl के प्रेसिपिटेट बनते हैं व्हाइट कलर के। वो फोटोग्राफी होते हैं। हाँ, फोटोग्राफी में रिवर्स फोटोग्राफी, जैसे वो रील वाला कैमरा दिखा है जिसमें ब्लैक, हाँ पोलराइड तो अलग चीज है, वो तो प्रिंट आउट आता है डायरेक्ट एस्थेटिक फोटोज के लिए। मैं दूसरे वाला कह रहा हूँ जो कोडेक आता था, हाँ जिसमें साइडों में छेद भी होते हैं। रील भरते हैं, रील से फोटो खींचते रहते हैं। तो AgCl उसमें यूज होता है। ठीक है, अब AgCl का अगर मैं KSP की बात करूं तो लिख लो KSP कैसा है? वेरी लेस। KSP वेरी लेस। KSP से अगर ना समझ आए तो ये लिख लो PPT बन जाते हैं इसके, PPT फॉर्म्ड बनते। AgI के भी तो है, AgBr के भी बनते हैं। AgCl व्हाइट कलर, AgBr लाइट येलो, AgI ब्राइट येलो। लाइट येलो और ब्राइट येलो है, पता नहीं क्या बोल रहा है। अब एक चीज और लिख लो कि मोलर कंडक्टिविटी जो है Cl नेगेटिव आयंस की वो ऑलमोस्ट बराबर होती है मोलर कंडक्टिविटी NO3 नेगेटिव आयंस की। इन दोनों की मोलर कंडक्टिविटी क्या है? ऑलमोस्ट बराबर। तो ये बात अगर पता होगी तो हम इसको बना लेंगे क्वेश्चन को, फिर मुश्किल नहीं रहेगा। रिएक्शन लिखवाएगा कोई? AgNO3 प्लस KCl गिव्स AgCl प्लस KNO3। यही हुआ ना? तो अब इसमें Cl नेगेटिव आयंस और NO3 नेगेटिव आयंस बेसिकली क्या हो रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं। किसके साथ एक्सचेंज हो रहे हैं? अपने काउंटर कटायंस के साथ। पहले NO3 नेगेटिव के साथ कौन था? Ag, और अब NO3 के साथ कौन है? K पॉजिटिव। पहले Cl नेगेटिव के साथ कौन था? K पॉजिटिव। अब Cl नेगेटिव के साथ कौन है? Ag पॉजिटिव। करेक्ट? तो यहां पे ग्राफ किसकी वजह से बनेगा? कंडक्टेंस वर्सेस वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड। वॉल्यूम ऑफ AgNO3 यूज्ड। पहले क्या होगा? जैसे ही AgNO3 को KCl में डालूंगा, पहले क्या बनते जाएंगे? प्रेसिपिटेट बनते जाएंगे। और प्रेसिपिटेट डिसोसिएट करते हैं? नहीं करते। तो यहां पे क्या होगा? पहले फ्लैटन कर्व्ड आएगा। ये यहां पे कैसा आएगा? ये फ्लैट। प्रेसिपिटेट का कोई रोल ही नहीं है कंडक्टेंस में, तो फ्लैट आएगा। फ्लैट क्यों आएगा? किसी को पता चल रहा है? किसी के दिमाग में ये भी आ रहा है कि गिरेगा? सर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि गिरना चाहिए?
किसी के दिमाग में नहीं आ रहा? यहाँ पे भी क्या है, Cl नेगेटिव, और यहाँ पे भी क्या है, Cl नेगेटिव। तो तुम्हारा एनायन क्या है, बेसिकली सेम है, और तुम्हारे पास बन क्या रहा है, प्रेसिपिटेट। तो जो कंडक्टिविटी पहले होगी वही कंडक्टिविटी क्या होगी बाद में, और काफी देर तक ऐसा ही चलता रहेगा जब तक पूरा AgCl का पीपीटी बनेगा। उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे देखो Cl नेगेटिव के साथ साथ और कौन बन रहा है, NO3 नेगेटिव। Cl नेगेटिव और NO3 नेगेटिव का कंसंट्रेशन कैसा है, ऑलमोस्ट सेम है। तो ये कैसा चलता जाएगा, फ्लैट चलता जाएगा। अब उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्लोज हो जाएगा। KCl और AgNO3 आपस में रिएक्ट कर चुके हैं, ठीक है, पूरा का पूरा सॉल्ट बन चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट बूंद किसकी आएगी, AgNO3 की। अब AgNO3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ये यहां से बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू प्रेसिपिटेट। तो यहां से जो है इसको, ये मोटा क्यों हो जा रहा है, तो ये यहां से बढ़ जाएगी, लिख लो। ये दो ग्राफ ही हैं जो सॉल्ट वाले तुम्हें हो सकता है परेशान करते, बाकी कुछ नहीं। हो गया। अगला लिखो Na2SO4, इसको डाल रहे हो तुम BaCl2 में, इसके लिए भी कुछ बातें पता होनी चाहिए, लिख लो। Na2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। BaCl2 भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन BaSO4 क्या है, पीपीटी बनाते हैं। BaSO4 क्या बना देंगे, प्रेसिपिटेट। और एक चीज याद रखना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba2+ आयंस ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्या, ज्यादा है किससे, Na पॉजिटिव आयन से, ठीक है। रिएक्शन लिखवाओगे, Na2SO4 प्लस BaCl2, ये मिलके क्या दे देंगे, BaSO4 प्लस NaCl। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारे काम का ये नहीं है। अब BaCl2 जो है वो खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, Na2SO4 भी क्या था, खुद एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो जब पहले रिएक्शन शुरू हुई तो BaCl2 में Ba को कौन रिप्लेस कर रहा है, Na पॉजिटिव। अच्छा, Ba2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव में क्या मोलर कंडक्टेंस सेम है, नहीं, किसकी ज्यादा है, Ba2 पॉजिटिव की ज्यादा है। यानी कि पहले जब ये पड़ा हुआ था कुछ ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी रही होगी, लेकिन जैसे ही उसको Na रिप्लेस करेगा तो क्या होगी, कम होगी। तो इसको लिखो, पहले ही क्या होगी, कम होती जाएगी। ग्राफ है किसके बीच में, वही कंडक्टेंस के बीच में, और वॉल्यूम ऑफ Na2SO4 यूज्ड। ये बात समझ में आ रही है ना। पहले जो कंडक्टेंस थी वो Ba2 पॉजिटिव की वजह से थी, अब वो कौन रिप्लेस कर रहा है, सोडियम आयंस। तो सोडियम आयंस की वजह से क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर ये कंप्लीट रिएक्शन हो गई, BaSO4 भी बन गया, NaCl भी बन गया। अब उसके बाद क्या होगा, अगली बूंद फिर से किसकी पड़ेगी, Na2SO4 की, और जो कि क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये दोबारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये कर्व है इसका, खत्म। इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता पेपर में, पेपर कोई भी हो। वाली रिकॉर्डिंग